नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुक्का लगाने के स्टेप्स या ट्रिक्स के बारे में। तो गाइज, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके 4 to 5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ गाइज लॉजिकल स्टेप्स की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 10, 20, 30 वाला कोई मेथड नहीं लगाना है। यहाँ पर हम कुछ लॉजिकल ट्रिक्स की स्टेप्स की बात करेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? यहाँ पर आपको वर्ड्स को एलिमिनेट करके देखना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मत करने का मतलब है कि ऑप्शंस को डिलीट करते हुए चलना है। डिलीट कैसे करेंगे? जैसे अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, घग्गर नदी क्षेत्र में कौन सा जिला है जो घग्गर नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ आपका हनुमानगढ़, सेकंड कोटा, थर्ड नागौर और फोर्थ है आपका भरतपुर। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, हनुमानगढ़, कोटा, नागौर और भरतपुर। बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही बैठता है। अब देखिए, अगर आपको घग्गर नदी क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे, वो बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कभी ना कभी, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो हनुमानगढ़ एक बहुत फेमस जिला है। हनुमानगढ़ के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। अब आपको ये सोचना है कि ये वर्ड आपने कहाँ पर पढ़ा है, हनुमानगढ़ के बारे में जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है। तो आप सबने एक फेमस सभ्यता जरूर पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। अगर मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता की, तो आप सब ने कालीबंगा सभ्यता जरूर पढ़ा है। कालीबंगा सभ्यता में हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक ट्रिक्स के थ्रू समझाया था कि कालीबंगा के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं। कि अमल ने एक सरस देखा था, एक सरस दृश्य देखा था, ठीक है, सरस दृश्य देखा था। अब इसकी ट्रिक क्या थी कि अमल से हो जाएगा अमलानंद घोष, और सरस से क्या हो जाएगा आपका सरस्वती नदी, ठीक है, और दृश्य से क्या हो जाएगा दृशद्वती नदी, दृशद्वती नदी, ठीक है। और वो सपने में क्या हो गया था, घिर गया था, ठीक है, एक सपन दृश्य देखा था और सपन में घिर गया था। तो घिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर घग्गर। ये ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है। तो अब इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा घग्गर नदी क्षेत्र है उसका जिक्र आपको कहाँ मिलता है, कालीबंगा सभ्यता में। अब कालीबंगा सभ्यता में अगर मैं बात करूँ घग्गर नदी क्षेत्र की, तो यहाँ पर आप सबने पढ़ा होगा कि कालीबंगा का जिक्र जो है वो कौन से जिले से रिलेट करता है। ये पहली ही लाइन आप सबको पता होगा कि कालीबंगा सभ्यता के अगर हम बारे में बात करते हैं तो वहां से सबसे पहले हनुमानगढ़ जिला ही लिंक करता है, हनुमानगढ़ जिला ही रिलेट करता है। तो इस तरह से गाइस हम इसको पहचान लेंगे कि घग्गर नदी क्षेत्र, या हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो उसका जिक्र कहाँ मिलता है, किस जिले से रिलेट करता है, हनुमानगढ़ जिले से। तो अब यहाँ पर वही ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, घग्गर नदी क्षेत्र यहाँ पर मिल गया हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। इस तरह से आपको ट्रिक्स के थ्रू इसको यूज करते हुए जाना है कि कौन सा शब्द है जो आपने कभी पढ़ा है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो फिर उस तरह से आपको दूसरे टॉपिक्स के थ्रू उसको फाइंड आउट करना है। यही एक तुक्का लगाने की सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर आप इस तरह से मेथड को यूज करेंगे तो आपसे कम से कम 2 से 3 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपने पहले कभी पढ़े हुए होते हैं। बस आपको उसको रिलेट करना आना चाहिए कि किस शब्द को आपने कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, किस स्थान का जिक्र कहाँ पर किया गया है, उससे रिलेटेड और कौन कौन से स्थान है जहाँ पर उसका जिक्र हमें मिलता है। अगर आप इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करके चलेंगे वर्ड्स को, तो आपको बिल्कुल ईजिली ट्रिक लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, यानी जो भी ऑप्शन आपको गलत लगते हैं, जिसका भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको डिलीट करते हुए जाना है, और जो शब्द आपने पढ़े हैं उनको रिलेट करते हुए जाना है। इस टॉपिक में हमने उसका जिक्र पढ़ा था, इस तरह से आपको याद करना है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैप से चीज़ों को याद करें। जो भी स्थान के बारे में या क्षेत्रों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आप साथ साथ उनके भौगोलिक या राजनीतिक मैप जो होता है उसको ज़रूर तैयार करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बात करते हैं गाइज अपने सेकंड फैक्ट की। तो सेकंड फैक्ट है, हिंदी में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश में पढ़े। गाइज, यहाँ से हमेशा स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदी की जो लैंग्वेज होती है वो हमें कई बार शब्द ऐसे दिए जाते हैं जो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और उस वजह से हम पैनिक होके गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको बाइलिंगुअल मिलता है, यानी हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी। तो जहाँ पर आपको हिंदी वर्ड्स के अंदर कन्फ्यूजन हो रही है
वहाँ पर आप इंग्लिश को यूज़ करें, ठीक है। उस क्वेश्चन को या ऑप्शंस को आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। भी कन्फ्यूजन होता है हिंदी में, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उन वर्ड्स को या उस क्वेश्चन और ऑप्शन को एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, ठीक है। बहुत सारे कई बार इस तरह से मेरे कई क्वेश्चन सोल्व भी हो गए हैं, कई क्वेश्चन सही भी हो गए थे इस तरह से। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर 2 से 3 नंबर आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ भी हिंदी लैंग्वेज में कन्फ्यूजन होता है उस क्वेश्चन को और ऑप्शन को आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर एक और ट्रिक है, सबसे बड़ा ऑप्शन चुनें, ठीक है। ये बहुत बार ट्रिक यूज़ हो जाती है आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे आप मॉडल पेपर सोल्व करते हैं या आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व किया होगा, तो आप वहाँ देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन जो मिलते हैं उसमें से 2 या 3 ऑप्शन हमेशा ऐसे रहते हैं जो छोटे होते हैं, जिनकी लैंग्वेज कम होती है या जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा एक ऑप्शन आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, यानी उसमें बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी इस तरह का अगर कोई ऑप्शन मिलता है जिसकी लैंग्वेज सबसे हार्ड हो, जहाँ पर कठिन शब्दों का यूज़ किया गया हो, या जिसकी भाषा जो है जिसमें काफ़ी शब्दों को जोड़ा गया हो, ठीक है, यानी कि एक बड़ा जो आंसर मिलता है, तो हमेशा आपको उसे ही टिक करना है, ठीक है। तो 90% केसेस में वही सही होता है। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप है कठिन शब्दों वाला ऑप्शन चुने। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया है यहाँ पर कि कठिन शब्दों वाला ऑप्शन चुने, जहाँ पर भी आपको डिफिकल्ट शब्द मिलते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अगर आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिनमें आपको सरल भाषा का यूज़ किया गया है और एक ऑप्शन आपको हमेशा ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहाँ भी कठिन शब्दों का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कभी ना कभी आंसर आपका वही होता है, ठीक है। 90% केसेस में आपका वही आंसर होता है। बात करते हैं गाइस अपने फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप है ऊपर नीचे वाले ऑप्शन जैसा ऑप्शन लगाए। ये भी एक ट्रिक है तुक्का लगाने की कि आप हमेशा ऊपर नीचे वाला ऑप्शन देखें। गाइस ऐसा होता है, कई बार एग्जाम में होता है, जैसे अगर आपको 2 ऑप्शन इस तरह से दिए रखे हैं, ए दे रखा है, ठीक है, उसके बाद फिर किसी ऑप्शन का आंसर सी आ रहा है या डी आ रहा है, बीच वाले का आंसर आपको नहीं पता, तो इस तरह के केसेस में जो लगभग ऊपर जो भी सीक्वेंस चला आ रहा है, जैसे 2 क्वेश्चन में ए और ए आ रहा है, तो ये 90% ऐसा होता है कि आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा उसका आंसर भी आपको ए ही मिलेगा। ये वाला स्टेप आपको तब फॉलो करना है जब आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस के बारे में आइडिया ना हो या बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन के बारे में ना पता हो। अगर आपको 1-2% भी अगर उस क्वेश्चन को आपने कभी भी पढ़ा है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ना करें। सबसे पहले अपने ऑप्शंस को ही लगा कर देखें कि किस शब्द को आपने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट है। ये उस केस में है गाइज अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या ऐसे कोई ऑप्शन मिल गए हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिस टॉपिक को आपने कभी तैयार ही नहीं किया, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके 2 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे ए है तो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका ए ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अपने 6th स्टेप की, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन को काटें। ये भी एक ट्रिक है, एक मेथड है, बिल्कुल गलत ऑप्शन को काटे। मतलब क्या है कि जो भी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो गाइज आप सबको पता है कि अगर हम बात करें घग्गर नदी क्षेत्र की, तो वो हमें हमेशा कहाँ पर मिलता है, जो आपका उत्तरी साइड होती है, उत्तर दिशा में जो जिले लगे हुए हैं वहीं पर आपको घग्गर नदी क्षेत्र का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे भरतपुर की अगर मैं बात करूँ तो भरतपुर जो सबसे पूर्वी जिला है, तो भरतपुर का तो कहीं लिंक ही नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें घग्गर नदी की तो ये तो उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है, और बात करें भरतपुर की तो ये पूर्वी इलाका है, ये पूर्वी जिला है। तो क्या ये रिलेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को छांटते जाना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। इस तरह से आपको ऑप्शन को कट करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आप लास्ट में सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, ठीक। बात करते हैं गाइज अपने 7th स्टेप की। नेगेटिव मार्किंग में जो बिल्कुल भी नहीं आता उसे ना करें। गाइज 1-2 तरह के पेपर होते हैं। एक तो वो जैसे रीट, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं दी गई है, ठीक है, आपको 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ नहीं है, तो उस केसेस में आप तुक्का लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर की, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वहाँ आपके 4 सही होंगे, उनमें से 1 कटता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में ट्रिक्स को या तुक्के को ना लगाएं, ठीक है। जहां आपको 50-50 भी कंफ्यूजन है वहां आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के अंदर। लेकिन अगर आप बात करें रीड जैसे पेपर की, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन है जो करके आने हैं, तो वहां पर आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के पेपर में आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं,
टफ वर्ड्स वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ABC वाला ट्रिक ना लगाएं, ठीक है। वहाँ से आपको, जब तक आपको उसके बारे में ना पता हो ऑप्शंस के बारे में, तब तक आप इस वाली ट्रिक का यूज़ ना करें। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, मिलान वाले ऑप्शन में कॉमन को छांटे। मिलान वाले ऑप्शन में कॉमन को छांटे। अब यहाँ पर बात आती है मिलान, यानी जैसे मैच करना होता है, आपको 4 कॉलम इधर दे देते हैं और 4 कॉलम इधर दे देते हैं, अब इनको आपस में मैच करना होता है, ठीक है, कौन किससे रिलेट करता है। इस तरह के गाइज RPSC बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के आजकल जो भी रिसेंट पेपर बन रहे हैं उनमें कथन वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। एक फैक्ट वाले, यानी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए 4 फैक्ट दे देंगे और ऑप्शन में होगा A, B, B और C और A, या ऑप्शन तीनों, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा, या फिर आपको मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको 4 अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं और उन चारों अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, या 4 अलग अलग स्थान दे देंगे और 4 अलग अलग जिले दे देंगे, ठीक है। तो कौन सी चीज़ किसके लिए फेमस है, इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी करने में। तो वहां पर आप क्या करें, जो भी कॉमन ऑप्शन है आपका वो जरूर छांटे। तो गाइज इस तरह से अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें से 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं जहां पर एक ही शब्द का 2 बार यूज होता है, तो वो कॉमन वर्ड है, आप उसको पहले छांट ले कि कौन सा कॉमन है जो सभी में दिया हुआ है, ठीक है। तो कम से कम 2 ऑप्शन में ऐसा जरूर मिलेगा और एक ऑप्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो वहां पर आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि कम से कम एक चीज को आप क्लियर कर लेंगे, जो भी कॉमन है उनमें से, उन चारों में से जिसका बार बार यूज हो रहा है वो ऑप्शन एक अलग करके रख सकते हैं। तो एक आपको पहले पता चल जाएगा और एक है वो आपको अपनी ट्रिक्स के थ्रू या आप सोच समझ के उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लगभग 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इस मेथड से। तो सबसे बेस्ट है कि आप कॉमन ऑप्शन को छांट लें। बात करते हैं आपका 9th स्टेप की। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको 10, 20, 30 वाला मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और आप 10, 20, 30 करके फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खास करके नेगेटिव मार्किंग में तो आप ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें जहां आप उसके बारे में 1% भी नहीं जानते हो। और बात करें अगर हमारे रीड जैसे पेपर की, जहां आपको सभी क्वेश्चन टिक करके आने होते हैं, तो उस पेपर में भी आप को इनमें से ऊपर जितने भी मैंने ऑप्शन बताए हैं उनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 10, 20, 30 वाला मेथड बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन, कोई भी आंसर आपका सही नहीं बैठेगा। तो बेस्ट है कि आप वर्ड्स के थ्रू पहचान लें, या एलिमिनेशन मेथड यूज करें, या सबसे बड़ा ऑप्शन और डिफिकल्ट वर्ड्स को देखकर यूज करें, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल भी यूज ना करें। बात करते हैं 10th स्टेप की। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखे एक पैटर्न का पता चल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर को, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर मॉडल पेपर करना चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी मॉडल पेपर अभी तक जितने भी मार्केट में है वो कोई भी ऐसा पेपर नहीं बनाया गया है जिसमें आप RPSC के लेवल को सेलेक्ट कर सके, ठीक है। कई में तो बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, या कुछ मॉडल पेपर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को करें, ठीक है। जितने भी आपके पुराने पेपर हुए हैं RPSC ने जितने भी कंडक्ट कराए हैं, या मैं बात करूं रीट की, तो रीट ने पहले जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं आप उन्हीं पेपर्स को बार बार सोल्व करके देखें, जिससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न का भी पता चलेगा, साथ ही साथ आप खुद भी 1-2 ट्रिक अपनी फाइंड आउट कर लेंगे कि जैसे इसमें किस तरह से पैटर्न बन रहा है या किस तरह का ऑप्शन है। जैसे ज़्यादातर ऑप्शन आपके C ऑप्शन में डाले जाते हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रिक ही है कि ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं, जो आंसर होते हैं वो C ऑप्शन वाले मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक पैटर्न का, एक ट्रिक का खुद भी पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन का क्या आंसर बन रहा है और किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वही है कि आप रीड की या अपना जो भी RPSC का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो RPSC के जितने भी पहले पेपर हुए हैं, लेटेस्ट जो भी पेपर चल रहे हैं, उनको जरूर करके देखें कि उसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। तो गाइज ये कुछ स्टेप्स थे हमारे तुक्का लगाने की ट्रिक्स, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ कि आपको पूरा पेपर, गाइज ये ध्यान रखना कि कोई भी जो एग्जाम है आपका उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो इन ट्रिक्स के थ्रू सोल्व किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर आप डबल माइंडेड होते हैं, यानी 50-50 वाली पोजीशन में होते हैं कि ये सही है या ये सही है, तो वहाँ पर आपको ये मेथड्स, आपको ये स्टेप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इस तरह की प्रिपरेशन वाली वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, स्पेशली रीड प्रिपरेशन से रिलेटेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर एक बार चेकआउट करें, वहाँ से आपके 99% कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड, रणनीति से रिलेटेड, बेस्ट बुक से रिलेटेड, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको 90% तक आपको हेल्प कर सकती हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।